एपिसोड 8 चिड़चिड़ा नवाब। 2 घंटे का सफर तय करके फरीदी दाराब नगर स्टेशन पर उतरा। रात के लगभग 10 बज चुके थे। स्टेशन पर उसे एक फटीचर सी टैक्सी दिखाई दी। वो उसमें बैठा और नवाब रशीद दुजुमा के महल की तरफ रवाना हो गया। नवाब साहब बहुत बड़े जागीरदार थे और नंबरी कंजूस। उनकी बेशुमार दौलत की कहानियां दूर दूर तक मशहूर थी। बहुत से लोगों का तो यहाँ तक ख्याल था कि नवाब साहब ने इतनी दौलत जो कि रोटी खा खा कर जमा की है, उनके और वारिस तो शहाना जिंदगी गुजारते थे, मगर वो खुद बहुत ही सादा जिंदगी बसर करने के आदी थे। अगर वो अभी तक नहीं सोए थे और दोपहर ही से वो किसी खास चीज में उलझे हुए थे, बात बात पर लोगों से उलझ जाते थे। उस वक्त वो बेचैनी के साथ दीवान खाने में टहल रहे थे। अचानक एक नौकर प्लेट में किसी का विजिटिंग कार्ड लाया और मेज पर रखकर खामोशी से खड़ा हो गया। नवाब साहब ने कार्ड उठाते हुए कहा, कर्नल E.M. खान, लाहौल विलाकुवत। ये भी कोई मिलने का वक्त है? जाओ भेज दो। कुछ देर बाद फरीदी कर्नल खान के भेस में दीवान खाने में आया। नवाब साहब ने जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट पैदा करने की कोशिश की। फरमाइए, कैसे आना हुआ? नवाब साहब ने पूछा। मैं एक बहुत ही खास काम के सिलसिले में हाजिर हुआ हूं। फरमाइए, नवाब साहब ने चौंक कर कहा। मैं बहुत दूर से आया हूं, जरा दम ले लूं तो कुछ कहूं। फरीदी ने आराम कुर्सी पर तकरीबन लेटते हुए कहा। नवाब साहब की भवें तन गईं, लेकिन उन्होंने फिर फौरन ही अपने चेहरे पर नरमी का आसार पैदा कर लिया। उन्होंने घंटी बजाई। एक नौकर आया। कुछ पीजिएगा? नवाब साहब ने फरीदी से पूछा। सिर्फ पानी, फरीदी ने जवाब दिया और नौकर चला गया। पानी पीने के बाद फरीदी ने सिगार जलाया। हाँ, अब फरमाइए, नवाब साहब बेताबी से बोले। इन्हें पहचानते हैं आप? फरीदी ने जेब से एक तस्वीर निकालकर नवाब साहब की तरफ बढ़ाते हुए कहा। नवाब साहब ने जैसे ही तस्वीर हाथ में ली, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो फरीदी को घूरने लगे। आप ठहरिए, मैं अभी आकर इसका जवाब देता हूँ, नवाब साहब ने कहा और दीवान खाने से चले गए। फरीदी सिगार का कश लेता हुआ दीवान खाने की दीवारों पर लगी हुई तस्वीरों का जायजा लेने लगा। थोड़ी देर बाद नवाब साहब वापस आए। उनके हाथ में एक पिस्तौल थी। फरीदी चौंक पड़ा। हाँ, मैं इसे पहचानता हूँ, नवाब साहब गरज कर बोले, और तुम जैसे बदमाशों को भी अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ लाई है। फरीदी हंसने लगा। तुम हंस रहे हो, लेकिन याद रखो, इसके लिए तुम्हारे घर वालों को रोना पड़ेगा, नवाब साहब ने उसी अंदाज में कहा। मालूम नहीं आप क्या समझ रहे हैं, फरीदी ने आराम से कहा। मैं सब कुछ समझ रहा हूं, नवाब साहब ने कहा। तुम इस तरह मुझसे रुपए नहीं ऐंठ सकते। ओ, समझा, फरीदी ने संजीदगी से कहा। तो मामला यहां तक पहुंच चुका है। बहुत अच्छा हुआ कि मैं बिल्कुल ठीक वक्त पर पहुंच गया। अच्छा, अब कोई दूसरी चाल चलने को तैयार हो? नवाब साहब चीख कर बोले। देखो, यहाँ बड़े बड़े बदमाशों की लाशें दफन है। चलिए, ये दूसरी बात मालूम हुई, फरीदी हंसकर बोला। अब कि तुम हंसे और मैंने गोली चलाई, नवाब साहब ने झल्ला कर कहा। और फिर कल इस इमारत का चप्पा चप्पा पुलिस से भरा होगा, फरीदी ने मुस्कुरा कर कहा। ये गीदड़ भभकी किसी और को देना। मुझे रशीद दुजुमा कहते हैं, और मैं आपसे सच कहता हूं कि मुझे कर्नल खान नहीं, फरीदी ने इत्मीनान से कहा। वो तो मैं पहले से जानता हूं, नवाब साहब एड़ते हुए बोले, लेकिन आप कुछ नहीं जानते। फरीदी ने अपनी जेब से दूसरा कार्ड निकाल कर नवाब साहब को देते हुए कहा। ये क्या है? मेरा दूसरा विजिटिंग कार्ड। बस बस रखे रहो, नवाब साहब ने कहा। तुम उस वक्त तक मेरी कैद में रहोगे जब तक मेरी लड़की मुझे वापस ना मिल जाए। तो क्या आपको इत्तला मिल गई है? फरीदी ने कहा। बको मत, नवाब साहब चीखे। फरीदी सोच में पड़ गया और इस सिरफिरे को किस तरह सीधे रास्ते पर लाए। नवाब साहब का गुस्सा देखकर उसे उलझन हो रही थी कि सचमुच गोली न चला दे। अचानक वो लेटे लेटे उछला और दूसरे पल में नवाब साहब का रिवॉल्वर उसके हाथ में था और खुद नवाब साहब जमीन पर।
अगर जरा भी आवाज निकाली तो आप अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे, फरीदी ने दबी आवाज में कहा। मैं खुफिया पुलिस का इंस्पेक्टर फरीदी हूं। ये झूठ है, सरासर झूठ, नवाब साहब ने कहा। देखिए, मैं आपसे फिर कहता हूं कि धीरे बोलिए, फरीदी ने कहा। नवाब साहब खामोश हो गए। जमीन पर पड़े वो अभी तक फरीदी के हाथ में दबे हुए रिवॉल्वर की तरफ देख रहे थे। उठकर बैठ जाइए, फरीदी ने सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा। नवाब साहब खामोशी से उठकर बैठ गए। मालूम होता है कि अब बदमाशों ने आपको धमकी दी है, फरीदी ने कहा। गजाला बेचारी पहले मेरे ही पास मदद के लिए आई थी। बदमाशों को मालूम हो गया और उन्होंने उसे गायब कर दिया। मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम फरीदी हो, नवाब साहब ने कहा। आप यकीन करें या ना करें, मुझे तो अपना काम करना ही है, फरीदी ने कहा। और ये भी आपको बता दूं कि खुफिया पुलिस को आपकी लड़की पर शक हो गया है कि वो मुझे धोखा देने आई थी। भला वो क्यों तुम्हें धोखा देने लगी, नवाब साहब ने कहा। फरीदी ने उन्हें सारा किस्सा सुना दिया। अच्छा है वो कमबख्त उन्हीं की कैद में मर जाए, उसने खानदान की इज्जत पर बट्टा लगा दिया, नवाब साहब बोले। अव्वल तो वो बेकसूर है, फरीदी ने कहा, और अगर इस मामले की तह में वाकई कोई बात है तो उसके 100% जिम्मेदार आप हैं। आपने उसे क्यों इतनी आज़ादी दी थी कि वो एक नौजवान प्राइवेट सेक्रेटरी के साथ स्विट्जरलैंड गई? हाँ, मेरा ही कसूर है, नवाब साहब ने कहा। लेकिन तुम ये किस तरह से कह रहे हो कि वो बेकसूर है? वो तस्वीर सिर्फ रुपए ऐंठने के लिए खींची गई थी। गजाला एक तफरी गाह में किसी वजह से बेहोश हो गई थी। प्राइवेट सेक्रेटरी उसे उठाकर गाड़ी की तरफ ला रहा था कि किसी ने उसी हालत में दोनों की तस्वीर ले ली। खुदा करे तुम ठीक कह रहे हो, नवाब साहब एकदम से बोले। आपने यूरोप के मशहूर ब्लैकमेलर लीनॉर्ड का नाम सुना है, फरीदी ने कहा। हाँ, मैंने अखबारों में पढ़ा है उसके बारे में। तो ये हरकत उसी की है। आजकल वो हिंदुस्तान आया हुआ है और हम लोगों उसे गिरफ्तार कर लेने की फिक्र में हैं, फरीदी ने कहा। लेकिन मुझे अब भी यकीन नहीं आता कि तुम फरीदी हो, नवाब साहब ने कहा, क्योंकि मैं नवाब वजाहत मिर्ज़ा की ज़बानी सुन चुका हूँ। फरीदी जवान आदमी है और शायद मैंने उसकी तस्वीर भी डॉक्टर शौकत के एल्बम में देखी थी। ये बात है तो मुझे बहुत ही खुफिया जगह पर ले चलिए, मैं आपको अपनी शक्ल भी दिखा दूँ, फरीदी ने हंसकर कहा और रिवॉल्वर नवाब साहब को वापस दे दी। नवाब साहब उसे हैरत से देखने लगे। अच्छा, आओ मेरे साथ, नवाब साहब ने उठते हुए कहा। फरीदी उनके पीछे चल पड़ा। एक छोटे से खूबसूरत कमरे में पहुंचकर नवाब साहब ने दरवाज़ा बंद कर दिया। ज़रा थोड़ा सा पानी मंगवाइए, फरीदी ने कहा। पीने के लिए, नवाब साहब ने पूछा। जी हाँ, नवाब साहब खुद बाहर चले गए। इतनी देर में फरीदी ने अपना मेकअप बिगाड़ दिया। वापसी पर नवाब साहब दरवाजे ही पर ठिठक कर खड़े हो गए। अरे, उनकी ज़बान से निकला और फरीदी ने बढ़कर पानी का गिलास उनके हाथ से ले लिया। वही, बिल्कुल वही, नवाब साहब बड़बड़ाए। मैंने तुम्हारी तस्वीर गौर से देखी थी, वाकई तुम फरीदी हो। बैठो बैठो। फरीदी मुस्कुराता हुआ बैठ गया। भाई माफ़ करना, मैं तुम्हें बिना जाने हुए काफ़ी बुरा भला कहा, नवाब साहब ने माफ़ी मांगी। और मैंने भी सिर्फ जाने के डर से आपकी शान में गुस्ताखी की, इसकी माफ़ी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ, नवाब साहब ने कहा। जिस वक्त मुझे बदमाशों का ख़त और गजाला की तस्वीर मिली थी, मेरे दिल में सबसे पहले तुम्हारा ही ख्याल आया था। क्यों ना तुमसे मदद लूँ। बहरहाल मैं हाजिर हूँ, फरीदी ने हंसकर बोला। मगर वाकई तुम बहुत बहादुर हो, जैसा सुना था वैसा ही पाया। सब आप बुजुर्गों की दुआ है। मुझे वजाहत मिर्ज़ा की ज़ुबानी मालूम हुआ कि तुम नवाब आबिद अली खां मरहूम के लड़के हो, नवाब साहब ने कहा। मरहूम मेरे क्लास फेलो थे और मेरे दूर के रिश्तेदार भी होते थे। अरे भाई, तो अपने ही बच्चे हो तुम तो। इस रिश्ते पर मुझे और खुशी हुई, फरीदी ने खुश होकर कहा। मुझे ये भी मालूम हुआ है कि तुम सिर्फ शौक या इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो। तुम्हारे वालिद मरहूम को भी इन्वेस्टिगेशन का बड़ा शौक था। आखिर क्यों ना हो, उन्हीं के तो लड़के हो। फरीदी को डर मालूम हुआ कि कहीं अब नवाब साहब वालिद मरहूम की जासूसी का कोई वाक़या ना सुनाने लगें, इसलिए वो जल्दी से बोला। हाँ, तो ज़रा वो ख़त मुझे भी दिखाइए, फरीदी ने कहा। मैं अभी लाया, कहकर नवाब साहब कमरे से चले गए। कुछ मिनट के बाद वापस आए और उन्होंने एक लिफाफा फरीदी की तरफ बढ़ा दिया।
उसमें एक टाइप किया हुआ खत था और एक तस्वीर वैसी ही थी जैसे गजाला ने फरीदी को दिखाई। फरीदी खत पढ़ने लगा। नवाब साहब, अपनी बेटी की करतूत देखिए। बेशुमार तस्वीरों में से ये एक तस्वीर आपको रवाना कर रहा हूं। तस्वीर में जो आदमी दिख रहा है आप शायद उसे भी पहचानते होंगे। ये तस्वीर स्विट्जरलैंड में ली गई है। मैंने इस तस्वीर की कीमत 20 करोड़ रुपए रखी थी। आपकी साहबजादी बजाय इसके कि आपसे सलाह लेती खुफिया पुलिस के पास जा पहुंची। मजबूरन हमें उसे गिरफ्तार कर लेना पड़ा। अगर आप अपनी बेटी की वापसी इन तस्वीरों समेत चाहते हैं तो कल रात के 9 बजे मांगी हुई रकम के साथ शहर आइए और विक्टोरिया पार्क में विक्टोरिया के बुत के पीछे मिलिए। आपको तस्वीरों के साथ नेगेटिव वापस मिल जाएंगे और आपकी साहबजादी भी रिहा कर दी जाएंगी। अगर आपने भी कोई चाल चलने की कोशिश की तो फिर नतीजे के आप खुद जिम्मेदार होंगे। इस सिलसिले में आपकी जान भी जा सकती है और आपकी साहबजादी की इज्जत भी। रुपया कल हमें मिल जाना चाहिए, वरना देर होने की सूरत में फिर आपको मौजूदा रकम का 1.5 गुना अदा करना पड़ेगा। जब आप मांगी गई रकम लेकर आएं तो आपको अकेले आना होना चाहिए। एक बार फिर हिदायत दी जाती है कि काफ़ी एहतियात से काम लिया जाए। फरीदी खत पढ़कर कुछ देर तक ख्यालों में उलझा रहा, फिर अचानक बोला, सबसे पहले तो मैं आपको आपकी साहबजादी के बेगुनाही पर मुबारकबाद देता हूँ। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। नवाब साहब ने कहा, बदमाशों के पास इस तस्वीर के अलावा और कोई दूसरी तस्वीर नहीं। मैं अब भी नहीं समझा। ये तस्वीर मुझे गजाला खानम ने भी दिखाई थी और यही तस्वीर उन्हें स्विट्जरलैंड में भी मिली थी। इसका मतलब ये कि बदमाशों के पास इसके अलावा और कोई तस्वीर नहीं है और इसका 100% मतलब यही है कि इस तस्वीर के बारे में गजाला खानम का बयान सही है। वो तो ठीक है, नवाब साहब ने कहा, मुझे भी यकीन नहीं आया था। गजाला लाख आज़ाद ख्याल सही, मगर वो इतना नहीं गिर सकती। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर खुलासा किस तरह हो। 20 करोड़ रुपए कम से कम मेरे बस की बात नहीं। कोशिश तो यही की जाएगी कि यूं ही काम चल जाए। फरीदी ने कहा, लेकिन मैंने भी ये खत देखकर जो स्कीम बनाई है उसके तहत आपको काफ़ी होशियार रहना पड़ेगा। वो किस तरह? वो बेचैनी से बोले, मैं आपका भेष बदल कर जाऊंगा और आपको यहां उस वक्त तक बंद रहना पड़ेगा जब तक कि मेरी तरफ से आपको खबर ना मिले। आपको यहां इस तरह छिपे रहना पड़ेगा कि महल के किसी भी शख्स को आपकी मौजूदगी का पता ना चल सके। शायद आप समझ गए होंगे। अच्छी तरह समझ गया। लेकिन अगर बदमाशों को पता चल गया तो क्या होगा? वो लोग काफ़ी चालाक मालूम होते हैं। पहली बात तो उन्हें मालूम ही नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं इसके लिए शहर में अच्छा खासा जाल बिछा कर आया हूँ। फरीदी ने कुछ सोचते हुए कहा, और अगर मालूम भी हो गया तो कोई और रास्ता निकाला जाएगा। बहरहाल भाई, अब तुम जानो, मुझे तो इत्मीनान हो गया है। अच्छा ये बताइए कि आप जब शहर जाते हैं तो किस होटल में ठहरते हैं? फरीदी ने पूछा। ग्रीन में, नवाब साहब ने जवाब दिया। फरीदी खामोश होकर कुछ सोचने लगा। तो गजाला कब तक यहाँ पहुँच जाएगी? नवाब साहब बोले, उसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जब आपको मुबारकबाद का कोई तार मिले तो समझ लीजिए कि गजाला महफूज है और मैं खुद आपकी हिफाजत और उसकी हिफाजत कर रहा हूँ। उस दौरान आपको बिल्कुल खामोश रहना पड़ेगा। आप शहर आकर मुझसे मिलने की भी कोशिश ना कीजिए। बहुत अच्छा, जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही करूंगा, नवाब साहब ने कहा। तो क्या तुम सुबह ही जाओगे? उन्होंने फरीदी से पूछा। जी हाँ, फरीदी बोला, और उस वक्त तक मैं सारी तैयारियां पूरी कर लूंगा। फिलहाल आप मुझे अपने कपड़ों के कुछ ऐसे जोड़े दें जिन्हें आप आमतौर पर पहना करते हैं और 2 बड़े सूटकेस भी। एक में कपड़े रखवा दीजिए और दूसरा खाली रहने दीजिए। बहुत अच्छा, मैं अभी जाकर इंतज़ाम करता हूँ। नवाब साहब जाने के लिए मुड़े। ठहरिए, इस इंतज़ाम की भनक भी किसी के कान में ना पड़ने पाए। हरगिज़ नहीं, तुम इत्मीनान रख। नवाब साहब चले गए और फरीदी के सोफे पर गिरकर आंखें बंद कर ली। उसका दिमाग बहुत तेजी से चल रहा था। आगे का कहानी क्या हुआ देखने के लिए अगला एपिसोड ज़रूर देखें।